अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में आपके साथ गवादर रिज़र्व लैंड के हवाले से एक छोटी सी डिस्कशन करूँगा, क्योंकि अक्सर कस्टमर्स का ये कंसर्न होता है कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट मास्टर प्लान आने से पहले की मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स या बहुत सी प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रिज़र्व एरियाज़ में फॉल कर रहे हैं। तो रिज़र्व लैंड्स क्या हैं, इनकी नए मास्टर प्लान आने के बाद क्या सिचुएशन है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स की इस टाइम मार्केट वैल्यू क्या है। थोड़ा सा आपको रिज़र्व लैंड्स के डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट इसके जो मौज़ाजात हैं मास्टर प्लान को सामने रखते हुए आपको रिज़र्व एरियाज़ में लैंड की वैल्यूज़ भी आपको बताऊंगा। और दूसरा ये कि अभी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें कितना इंतज़ार करना पड़ेगा या इसके क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और जो प्लान्ड एरिया के अंदर ज़मीनें इस टाइम फॉल कर रही हैं, जो लैंड्स हैं अवेलेबल, वहाँ अवेलेबिलिटी की क्या सूरत हाल है, क्योंकि इससे भी पता चलता है कि रिज़र्व एरियाज़ के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हमें अगले 2-3 साल में क्या नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर कोई मज़ीद रिज़र्व एरियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहे तो उनके लिए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गवादर मास्टर प्लान इस वक्त आपके सामने मौजूद है। इसमें ये जो डॉटेड लाइन चल रही है रेड कलर की, ये पूरा गवादर है, ठीक है। और इसके अंदर फिर कुछ एरिया को इन्होंने प्लान्ड एरिया कह दिया है और कुछ को अभी नॉन प्लान रखा है, उसको रिज़र्व कर लिया है फ्यूचर एक्टिविटीज़ के लिए। मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि मैं आपको दिखाऊं कि मास्टर प्लान में रिज़र्व एरियाज़ के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये RL1 एंड RL2, रिज़र्व लैंड 1, रिज़र्व लैंड 2, ये बेसिकली जितनी भी आपको ज़मीनें नज़र आ रही हैं ये रिज़र्व एरियाज़ हैं। और जो कलर्ड ब्लॉक्स हैं ये प्लान्ड एरिया है। तो रिज़र्व एरिया के बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसमें मैंशनड है, मास्टर प्लान इस वक्त आपके सामने ओपन है। रिज़र्व लैंड इज़ द लैंड रिजर्व फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। द रिज़र्व लैंड कैन बी यूज्ड एज एनी फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रियल डिमांड ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इन एरियाज़ को रिज़र्व किया गया। अभी यहाँ किसी किस्म का कोई तरक्याती काम या डेवलपमेंट ना गवर्नमेंट की तरफ से ना प्राइवेट सेक्टर की तरफ से होंगे। जो हाउसिंग स्कीम्स फॉल कर रही हैं वो तो लाइबल हैं, उन्हें तो करनी है डेवलपमेंट, उन्हें तो करके देनी है। अदर देन दैट इन एरियाज़ को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता डेवलपमेंट के लिए। जिस तरह अर्बन डेवलपमेंट बढ़ेगी उस हिसाब से इनको कैटेगरीज असाइन की जाएंगी, उस हिसाब से जो है आप इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जाएगा कि कौन सी ज़मीन रेजिडेंशियल होगी, कौन सी कमर्शियल होगी। एंड जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, if the scale of the urban development exceeds expectations during the planning period, its development can be started. प्लानिंग पीरियड 2050 तक का है, ठीक है। अगर 2050 से पहले प्लान्ड एरिया के अंदर ज़मीन कम पड़ जाती है या एक्सटेंशन की ज़रूरत पेश आती है, उस सूरत में इन ज़मीनों को रिज़र्व लैंड्स को इस्तेमाल किया जाएगा। इन द फ्यूचर डेवलपमेंट रिज़र्व लैंड एरिया एक्सेप्ट फॉर द NOC प्रोजेक्ट्स, other land needs to be used after the land use properties determined by the land use plan. प्रोजेक्ट्स के NOC प्रोजेक्ट्स यानी हाउसिंग स्कीम्स के अलावा जब तक इन लैंड्स की कैटेगरी डिटरमिन नहीं कर दी जाती उस वक्त तक इन पे किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन या इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर आगे जो रिज़र्व लैंड 1 और रिज़र्व लैंड 2 है, इसको इन्होंने फर्दर डिफ़ाइन किया। Reserve land 1 refers to the area in which development of reserve is prioritized, and reserve land 2 refers to the area where suboptimal construction is carried out. The purpose of distinguishing the two types of land is to allow the urban land to be concentrated and developed in stages. तो प्रायोरिटी पे जो डेवलप किया जाएगा वो रिज़र्व लैंड 1 है। मतलब अगर प्लानिंग एरिया के अंदर ज़मीन कम पड़ जाती है तो पहले रिज़र्व लैंड 1 को इस्तेमाल किया जाएगा और फिर सेकंड स्टेज में जो है रिज़र्व लैंड 2 को इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मकसद यही है कि अर्बन डेवलपमेंट को कंसंट्रेट किया जाए, ना कि वो स्कैटर्ड हो और ऑल ओवर द प्लेस हो। मसलन अगर यहाँ डेवलपमेंट हो जाती है तो ये प्रैक्टिकल नहीं होगा कि इस एरिया में कहीं डेवलपमेंट हो रही हो या फिर इस एरिया में जाके कोई डेवलपमेंट हो।
ऑब्वियसली जो इन एरियाज़ के साथ लिंक्ड एरियाज़ हैं पहले यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो इसलिए इनको रिज़र्व लैंड 1 को जो है प्रायोरिटाइज़ किया गया, उसके बाद रिज़र्व लैंड 2 है। एक इसमें आप देख सकते हैं कि रिज़र्व लैंड 2 के एरियाज़ जितने भी हैं उसके अंदर RL1 के पैचेस आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो हाउसिंग स्कीम्स हैं जिन्हें मास्टर प्लान आने से पहले NOCs इशू किए गए थे, इनको प्रायोरिटाइज़ किया गया है प्लानिंग एरिया के बाद। रिज़र्व लैंड 1 जो कि प्रायोरिटाइज्ड है डेवलपमेंट के लिए, तो और लोगों ने GDA के NOCs की वजह से इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट भी किया और बहुत से प्रोजेक्ट्स अच्छी डेवलपमेंट कर भी रहे हैं, तो इसलिए इनको भी रिज़र्व लैंड 1 की कैटेगरी ही असाइन की गई है। इसके लिए आपको मास्टर प्लान और ओवरऑल गवादर में जो डिफरेंट एरियाज़ हैं उनकी लोकेशंस इनको समझना ज़रूरी है। मसलन ये हैमर हेड जो है सिंघार हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इधर गवादर पोर्ट बनेगी। ये न्यू टाउन का एरिया आ जाता है, ये पुराना गवादर है एग्जिस्टिंग एरिया, ये वेस्ट साइड बे है और ये ईस्ट साइड बे है। ये जो सेंटर में आप रोड देख रहे हैं ये जिना एवेन्यू है। पहले ये सड़क यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर तक पुराने मास्टर प्लान में थी, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ तक इसको रखा गया और इसके बाद ये डॉटेड लाइन कंडीशनल रोड है कि यहाँ तक कंडीशनल है और फिर इसके बाद बनाएंगे भी या नहीं अभी इस चीज़ का नहीं पता। तो पुराने इन्वेस्टर्स मुझसे एग्री करेंगे कि लोगों ने जिना एवेन्यू फ्रंट करके प्रपोज जिना एवेन्यू फ्रंट के तौर पे इन एरियाज़ में भी इन्वेस्ट किया और कमर्शियल के तौर पे ज़मीनें ख़रीदी। आज उनकी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हद तक डूब चुकी हैं या बहुत ज़्यादा लो वैल्यू हो गई है। फिल वक्त इस वक्त ये सूरत हाल है। अब रिज़र्व में कौन कौन से मोज़ाजात आ जाते हैं? ये ज़ियारत मच्छी शर्की का एरिया आ जाता है, यहाँ चिबरिकानी का एरिया आ जाता है, ठीक है। ये ज़ियारत मच्छी गरबी का एरिया है आपका, साथ में जोरकान का एरिया आ जाता है, किया कलात का एरिया आ जाता है इधर, और मजानी का एरिया आ जाता है। तो ये डिफरेंट मोज़ाजात हैं। तो इस वक्त इसमें थंब रूल ये है कि अच्छी रिज़र्व लैंड्स कौन सी कंसिडर होंगी जो प्लानिंग एरिया के करीब तरीन है, प्लस जो गवादर में बड़े मेन प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या डाउनटाउन का एरिया है, इन एरियाज़ के करीब या ये गवादर कंटोनमेंट के भी करीब जो रिज़र्व एरियाज़ हैं, यहाँ रिज़र्व लैंड्स की वैल्यू फिर भी बेहतर है। मतलब यहाँ अगर आपको 20 से 30 लाख रुपए एकड़ मिलती है ज़मीन, तो यहाँ अभी भी रेट तकरीबन जो है 9 लाख 10 लाख रुपए तक चल रहा है। जब मज़ीद थोड़ा दूर चले जाते हैं फिर 2-3 लाख रुपए का रेट आ जाता है। इसी तरह इन एरियाज़ में भी जो जितना ज़्यादा आप दूर होते जाते हैं प्लानिंग एरिया से उतना रेट कम होता जाता है। ऑन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, ये जो मैं इस टाइम आप कर्सर देख सकते हैं ऊपर यहाँ से लेकर, यानी ये जो रेड लाइन चल रही है इसके इन एरियाज़ में चले जाएं या यहाँ आ जाएं आप, ये चितानी बल, खरगोशी और रुबार बंदी, ये जो मोज़ाजात हैं यहाँ रेट तकरीबन ऑन एवरेज 2 लाख रुपए से लेके 4-4.5 लाख रुपए एकड़ तक का रेट चल रहा है। जो करीब एरियाज़ आ जाते हैं स्पेशली एयरपोर्ट के करीब, यहाँ 6-7 लाख रुपए से लेके 9-10 लाख रुपए तक का रेट चल रहा है। और ज़ियारत मच्छी गरबी में तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का रेट चल रहा है। जोरकान में भी यही रेट चल रहा है। तो फिर इसी तरह अगर हम इस तरफ आ जाएं दरबेला शुमाली की तरफ, तो यहाँ तो प्लान्ड एरिया के अंदर जो ये ब्लॉक्स हैं आपको तकरीबन 9 लाख से 11 लाख रुपए एकड़ ज़मीन मिल जाती है। तो ऊपर जो रिज़र्व एरियाज़ में आ जाती हैं ज़मीनें, यहाँ रेट कम हो जाता है, तकरीबन आपको 3-4 लाख रुपए एकड़ पे चली जाती है ज़मीन की वैल्यू। फिर इसी तरह बहुत से लोग हैं जिन्होंने गवादर विज़िट किए बग़ैर या विदाउट एनी रिसर्च या मास्टर प्लान से पहले। मुझे बहुत से लोगों की कॉल्स आती हैं जिन्होंने इस एरिया में ईरान के बॉर्डर के करीब। फिर इसी तरह मुझे बहुत से व्यूअर्स की कॉल्स आती हैं पुराने इन्वेस्टर्स की जिन्होंने ईरान के बॉर्डर के करीब जाके भी इन्वेस्ट किया है। मसलन ये रुबार में, बंदी में, खरगोशी में, चितानी बल, ये मोज़ाजात के नेम्स हैं। यहाँ जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम काफ़ी ज़्यादा बुरी सूरत हाल है।
मतलब 1.5 लाख 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए एकड़ की वैल्यू चल रही है। अभी मैं आपको प्रॉपर्टी रेट्स का आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ऑन एवरेज मैंने आपको बताया तकरीबन 7 लाख 8 लाख से लेके जो नीचे के एरियाज़ हैं प्लानिंग एरिया के करीब जो ज़मीनें हैं, तो 7 लाख 8 लाख 9 लाख रुपए इस तरह ज़मीनों की वैल्यू चल रही है। यहाँ आते आते फिर वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख। अगर कोई कोस्टल हाईवे फ्रंट है या लिंक रोड फ्रंट है तो उस ज़मीन की वैल्यू डेफिनेटली फिर ज़्यादा हो जाती है, को 2-2.5 गुना बढ़ जाती है, मतलब 10 लाख 11 लाख रुपए एकड़ पे चली जाती है बात। और जो बिल्कुल शहर से दूर हैं, ऊपर माउंटेन्स के करीब हैं या बाउंड्री ग्वादर की बाउंड्री के करीब आ जाती हैं ज़मीनें, उनकी इस टाइम कोई वैल्यू नहीं है या बहुत थोड़ी आपको 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए एकड़ इस रेट पे मिल जाती है। जो ईरान के बॉर्डर के करीब चले जाते हैं या वेस्ट बे ख़त्म होने के बाद ये वाला जो एरिया है, यहाँ इन्वेस्टमेंट्स रीसेल का भी बहुत ज़्यादा मसला अभी भी है, फ्यूचर में भी होगा, और यहाँ रेट्स काफ़ी कम है। फिर अगली बेल्ट ये आ जाती है, ये बीच फ्रंट लैंड जो है आपकी पिशकान पस्सू गन्स ये वाले जो एरियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ लैंड की वैल्यू फिर भी काफ़ी बेहतर है अभी भी, क्योंकि बीच फ्रंट का फैक्टर है, प्लस इधर माम्बर हाउसिंग स्कीम है, कुछ 1-2 प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ रोड भी करीब हो जाती है समंदर से, और बीच फ्रंट की ऐसा जितनी ऑप्शंस गवादर में कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर कोई ज़मीन ख़रीदना चाहे तो यहाँ फिर भी रेट्स बेहतर हैं, मतलब यहाँ तकरीबन लोकेशन वाइज डिपेंड करता है, 20-25 लाख से लेके 30 लाख रुपए 35 लाख रुपए एकड़ तक, 40 लाख रुपए एकड़ तक भी डिमांड किया जाता है। जितना छोटा पीस होता है और बीच फ्रंट होता है उतनी उसकी वर्थ ज़्यादा होती है। तो ये ओवरऑल मैंने आपको रेट्स का बता दिया। तो अब आगे होगा क्या, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी आप देख के परेशान होंगे, और कुछ ऐसे फ्यूचर में डेवलपमेंट्स हो सकती हैं जिसकी वजह से गवादर की मार्केट में एक बड़ा एबनॉर्मल बूम आ सकता है। इसके बड़े कवी इम्कानात हैं। मैं यही कहूँगा कि ऑब्वियसली अभी रीसेल का तो मसला है रिज़र्व एरियाज़ में, तो आपको लैंड की अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना पड़ेगा। अब ये कितना टाइम लगेगा, 10 साल 15 साल 20 साल, ऐसा नहीं है, जब बहुत जल्दी भी हो सकता है अगले 2-3 साल में ही, क्योंकि इस टाइम जो गवादर में रेगुलर काम कर रहे हैं रियल एस्टेट एजेंसीज़, वो इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जो अच्छी प्राइम लोकेशंस हैं प्लान्ड एरिया के अंदर, जो ये आपको कैटेगरी ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल, वेयर हाउस, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, यहाँ ज़मीनें कम होती जा रही हैं। मतलब अगर कोई ये चाहे कि मुझे यहाँ 20 एकड़ का पीस मिल जाए, 25 एकड़ का पीस मिल जाए, ये शनकानी दर के एरिया में, ठीक है, या डोरगट्टी में, तो इतने साइज़ में अब ज़मीन नहीं मिलती, 2-4 एकड़ का पीस मिलता है, इससे बड़ी ज़मीन नहीं मिलती। तो लैंड की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है, जो कि फ्यूचर में जब मार्केट तेज़ होगी तो डेफिनेटली फिर लोग रिज़र्व एरियाज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। हो सकता है लिमिटेड एक्टिविटीज़ जीडीए अलाउ भी कर दे, जिस तरह रिज़ॉर्ट्स हैं, रिज़ॉर्ट टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं आप अपने बना के वो कर सकें, लेकिन अभी फ़िल वक्त तो ना वहाँ ये हाउसिंग नीड्स हैं और ना इस तरह की कोई एक्टिविटी है। दूसरा, गवादर कैंटोनमेंट का फैक्टर भी है कि यहाँ गवादर कैंट बन रहा है, तो उसके आसपास या एयरपोर्ट के आसपास जो ज़मीनें होती हैं उनकी वैल्यू इतनी थोड़ी कहीं भी नहीं होती। आप इस्लामाबाद का देख लें कि एयरपोर्ट बनने से पहले तक इस्लामाबाद के पास जो लैंड्स थी, इवन के हाउसिंग स्कीम्स थी या टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं थी। एयरपोर्ट बनने के बाद इनकी वैल्यू में 5-6 गुना इजाफा हो गया। तो ये खैर ये तो डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं, जो वहाँ रकबे हैं, ज़मीनें हैं, उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसी तरह एयरपोर्ट का फैक्टर डेफिनेटली होगा। और गवादर दूसरी चीज़ ये कि हॉरिजॉन्टली तो काफ़ी बड़ा है, अगर आप इसको वर्टिकली समंदर से देखें तो इतना डिस्टेंस नहीं बनता। तो डेफिनेटली, और फिर ये प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स भी जो डेवलपमेंट करेंगी, अक्सर प्रोजेक्ट्स अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को, पब्लिक को, जो है फुटफॉल के लिए ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, या कमर्शियल, या कोई ब्रांड्स या कोई होटल्स रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन हो जाते हैं,
जिसकी वजह से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली रिज़र्व एरियाज़ में भी काम होगा। आई मीन यहाँ रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू अप्रिशिएट होंगी, बट दैट विल टेक सम टाइम एंड इट कुड बी, इट इज़ पॉसिबल दैट कि आपको अगले 3-4 साल में ही ये रिज़ल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो अभी कोई मज़ीद अगर कोई शख्स रिज़र्व एरियाज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, पहले मैं तो हर किसी कस्टमर को यही मशवरा देता हूँ कि आप प्लान्ड एरिया के अंदर कर लें, थोड़ी ज़मीन ख़रीद लें, लेकिन प्लान्ड एरिया में इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर फिर भी कोई चाहता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और सस्ती ज़मीन चाहिए और बड़ा पीस चाहिए, तो उस सूरत में बीच फ्रंट के लिए तो ये वाली बेल्ट जो है, और अगर आपने एयरपोर्ट या कैंट के पास इन्वेस्ट करना है तो ये एरियाज़ मैं रेकमेंड करूँगा। ठीक है, आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिना एवेन्यू का फैक्टर देखा जाए तो ये एरियाज़ भी इन्वेस्टमेंट के लिए बुरे नहीं हैं, अच्छे एरियाज़ हैं। ठीक है, यहाँ ज़मीनें मोस्टली जो हैं वो काफ़ी दूर हो जाती हैं सिटी से, यहाँ आप इन्वेस्ट अभी ना ही करें तो बेहतर है। सो आई होप आपको इस वीडियो में उन इन्वेस्टर्स को जो रिज़र्व लैंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं या करना चाहते हैं, या प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स जो रिज़र्व एरियाज़ में आ रहे हैं, उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। गवादर के अलावा मैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वीडियोस भी अपने इस चैनल पे इंशाल्लाह स्टार्ट करने लगा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।